तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कुछ सवाल बता रहा हूं। आप लोग इसे ध्यान से देखिए। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित सूत्र बताए गए थे, उसको मैं दोबारा यहाँ बता रहा हूँ। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करने का देखिए सूत्र है ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट, या इसी को ऐसे भी आप लिख सकते हैं ई बराबर एफ बटे क्यू। ये क्यू नॉट परीक्षण आवेश है और ये क्यू आवेश है, तो है दोनों आवेश ही, तो चाहे क्यू नॉट लिखिए चाहे क्यू लिखिए। और एफ जो है बल है और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक सूत्र ये था। दूसरा सूत्र देखिए ये था कि जैसे कोई आवेश कहीं रखा हुआ है, जैसे देखिए मान लीजिए इस बिंदु पर कोई आवेश रखा है, चाहे धनात्मक आवेश हो चाहे ऋणात्मक। तो देखिए इस बिंदु पर एक आवेश रखा हुआ है। अब जहां आवेश रखा है वहां से मान लीजिए आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, जहां आवेश रखा है वहां से आर दूरी पर यहाँ आपको तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको तीव्रता ज्ञात करना है, तो इसके लिए सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर। यानी जहां आवेश रखा रहे वहां से आर दूरी पर तीव्रता ज्ञात करना हो तो ये सूत्र लगा के ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए बच्चों, आपको ये बताया गया था, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है और उस बिंदु पर दो तीव्रताएं आपको मिल गई। जैसे देखिए ये बिंदु है, इस पे आपको दो तीव्रताएं प्राप्त हो गई, एक E1 और एक E2। एक तीव्रता E1 है, एक तीव्रता E2 है, और इस पे आपको दो तीव्रताएं मिल गई हैं और दोनों तीव्रताओं की दिशा मान लीजिए एक ही तरफ है। जैसे E1 की दिशा मान लीजिए ई इधर है और E2 की दिशा भी इधर है। तो देखिए ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर आपको दो तीव्रताएं मिल गई हैं, एक E1 और एक E2, और दोनों तीव्रताओं की दिशा एक ही तरफ है। तब आपको इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालना पड़ेगा, मतलब टोटल तीव्रता। तो एक बिंदु पर दो तीव्रताएं मिल जाए और दोनों की दिशा एक ही तरफ रहे, तो उस बिंदु पर टोटल तीव्रता या परिणामी तीव्रता निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना चाहिए। तो परिणामी तीव्रता ई के लिए इन दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, E1 प्लस E2। ये इसे आप परिणामी तीव्रता समझिए, टोटल तीव्रता समझिए। एक बिंदु पर दो तीव्रताएं मिली और दोनों की दिशा एक ही तरफ रहे, तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। और देखिए ये बताया गया था, जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर आपको दो तीव्रताएं मिली E1 और E2, लेकिन E1 की दिशा इधर है और E2 की दिशा मान लीजिए इधर है। देखिए ये बिंदु है, इस पे दो तीव्रताएं आपको मिल गई हैं, एक E1 और एक E2, लेकिन E1 की दिशा उधर है और E2 की दिशा इस साइड में है, यानी E1 E2 की दिशा विपरीत है। तब इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता या टोटल तीव्रता निकालने के लिए इन दोनों तीव्रताओं को घटाना पड़ेगा। दोनों तीव्रताओं को घटाना होगा और घटाते समय इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाना होगा।
तो एक बिंदु पर दो तीव्रताएं मिले और दोनों की दिशाएं विपरीत रहे तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए दोनों को घटाना होगा और घटाते समय ध्यान रखना होगा कि बड़े में से छोटे को घटाना है। और देखिए एक ये बताया गया था कि जैसे एक बिंदु पर मान लीजिए कोई बिंदु है, इस पे आपको दो तीव्रताएं मिल गई, इस बिंदु पर आपको दो तीव्रताएं मिल गई, एक E1 जिसकी दिशा मान लीजिए इधर है और इसी बिंदु पर एक तीव्रता आपको और मिली E2 जिसकी दिशा मान लीजिए इस साइड में। तो देखिए इस बिंदु पर आपको दो तीव्रताएं मिली, E1 और E2, और E1 की दिशा इस साइड में है, E2 की दिशा इस साइड में है। तो मान लिया जाए इन दोनों के बीच में थीटा कोण बन रहा है, दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है? थीटा। तब इस बिंदु पर, क्योंकि इस बिंदु पर दो तीव्रताएं मिली है और दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा। तब इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए एक सूत्र बताया गया था, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। तब इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए सूत्र लगाइए। तो बच्चों ये सब सूत्र आपको बताया गया था, इन्हीं सूत्रों पर हम आपको सवाल बता रहे हैं। तो चलिए पहला सवाल लिखिए। तो लिखिए पहला सवाल, लिखिए बच्चों, बहुत सरल सवाल है। लिखिए एक प्रोटॉन के कारण निर्वात में 2.0 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों एक सवाल लिखा हुआ है, बहुत सरल सवाल है ये। तो देखिए एक प्रोटॉन के कारण निर्वात में 2.0 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल में कह रहे हैं कि कोई प्रोटॉन है और प्रोटॉन के कारण निर्वात में 2.0 मीटर की दूरी पर तीव्रता ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए यहाँ मान लीजिए प्रोटॉन है, यहाँ प्रोटॉन है, तो जहाँ प्रोटॉन है यहाँ से कितनी दूरी पर? 2.0 मीटर। यहाँ से 2.0 मीटर मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से यानी जहाँ प्रोटॉन है वहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 2.0 मीटर। यानी कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और यहाँ क्या रखा है? प्रोटॉन। तो जहाँ प्रोटॉन है वहाँ से इतनी दूरी पर तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए प्रोटॉन एक आवेशित कण होता है। प्रोटॉन क्या है? एक आवेशित कण है और इस पे आवेश होता है। कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर प्लस में आवेश होता है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि दिया है प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन का आवेश, अब ये दिया नहीं है, प्रोटॉन लिख दिया गया है तो इसे हम लोग अपने से लिख सकते हैं। तो प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, धनात्मक आवेश होता है।
और दूरी देखिए दी गई है, दूरी r बराबर 2.0 मीटर, इसे हम लोग केवल 2 मीटर भी कह सकते हैं। और क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, प्रोटॉन जो है एक आवेशित कण है, उस पर इतने कूलाम का आवेश होता है, मतलब आवेश यहाँ है, प्रोटॉन यहाँ है, प्रोटॉन जहाँ है वहाँ से कुछ दूरी पर तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र देखिए जहाँ आवेश रखा रहता है वहाँ से कुछ दूरी पे तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र ये है। यही सूत्र यहाँ लगा दीजिए, आ जाएगा। यहाँ लिखिए, हम जानते हैं कि प्रोटॉन से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रोटॉन से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे r स्क्वायर। इसी में मान रख दीजिए, मान रखने पर E बराबर, इसका मान बच्चों क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9 गुणित 10 की घात 9, 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित Q का मान आप ये रखिए 1.6 गुणित 10 की घात -19। और देखिए दूरी कितनी है? 2, यहाँ 2 लिखिए और 2 का देखिए r की जगह 2 लिखिए और 2 का स्क्वायर कर दीजिए। E बराबर, चलिए इसका हल कीजिए, 9 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात 19 में 9 घटा दीजिए -10 और बटे में 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 से इसे काट सकते हैं, 0.4 आएगा, तो गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36, 3.6 गुणित 10 की घात -10 न्यूटन प्रति कूलाम। बच्चों ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी जहाँ प्रोटॉन है वहाँ से 2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी, 3.6 गुणित 10 की घात -10 न्यूटन प्रति कूलाम। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल लिखिए। देखिए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 गुणित 10 की घात -4 कूलाम, स्थित 5 गुणित 10 की घात -4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। 2.5 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सवाल हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है
कि आप लोग सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए और जो जो मान दिया गया है उसको आप यहाँ लिखिए। जो जो मान दिया गया है उसको आप यहाँ लिखिए, जिसका उत्तर ज्ञात करना है उसको भी लिखिए। तो यहाँ देखिए, सवाल को पढ़िए और देखिए क्या दिया गया है हम लोगों को। तो जैसे देखिए लिखा है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर, यह आवेश का मान दिया गया है। तो पहले आवेश ही लिख दीजिए। तो दिया है आवेश Q बराबर 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश दिया गया है। और देखिए आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, यानी बल दिया गया है। तो बल लिखिए, बल को F से लिखते हैं। F बराबर 2.25 न्यूटन, ये कैपिटल N का मतलब न्यूटन। अब देखिए कह रहे हैं कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो बच्चों वहां सूत्र देखिए जो लिखे हैं, हम देख के बताइए कौन सा सूत्र लग सकता है। उसमें से ऐसा सूत्र ढूंढिए जिसमें Q, F और E ये तीनों अक्षर एक ही सूत्र में आ जाए। तो देखिए यहाँ ये सूत्र देखिए, इसमें Q भी है, F भी है और E भी है। यही सूत्र लगा दीजिए। हम जानते हैं कि E बराबर होता है F/Q। अब देखिए इसमें मान रखिए, मान रखने पर तो E बराबर F का मान देखिए क्या है। F का मान देखिए 2.25 है और Q का मान देखिए 5 × 10⁻⁴ है, 10⁻⁴ है। तो E बराबर, इसे 10⁻⁴ को आप ऊपर ले जाइए, बट्टे के ऊपर ले जाइए अंश में। अब 5 से इसे काट सकते हैं। तो 2.25/5 और इसे 10⁻+4 लिखिए। ऊपर जाने पर चिन्ह बदल जाएगा इसका। देखिए ऋण 4 था, बटे के ऊपर गया +4। 5 से इसे काट दीजिए। 5 से कटेगा तो आएगा 0.5 चौक 20, 5 बचे 25, यानी कि E बराबर आएगा 0.45 × 10⁻⁴। अब बच्चों इसे मानक रूप में बनाना है। मानक रूप का मतलब दशमलव को 4 और 5 के बीच में लाना है। इधर से पहले अंक के तुरंत बाद दशमलव लाना चाहिए, इसी को मानक रूप कहते हैं। तो दशमलव को यहाँ से यहाँ लाइए। E बराबर होगा 4.5 × 10⁻। देखिए यहाँ से दशमलव यहाँ लाए हैं तो एक अंक टकाए हुए हैं, यहाँ -1 लिखिए और × 10⁻⁴। E बराबर होगा 4.5 × 10⁻3, 4 में घट जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ये उत्तर आपका हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। चलिए तीसरा सवाल लिखिए। देखिए 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर
2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश वायु में रखा है। एक बिंदु आवेश वायु में रखा है। वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से एक मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, इसे हल करते हैं। इसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, देखिए क्या कहा जा रहा है। तो देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश वायु में रखा है। इसका मतलब है कि ये दोनों आवेश वायु में रखे हैं और ये दोनों एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है। दोनों आवेश वायु में रखे हैं और दोनों एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है। तो क्या कीजिए कि एक चित्र बनाइए। जैसे मान लीजिए यहाँ ए कोई बिंदु है, यहाँ 3 माइक्रो कूलाम का आवेश है और यहाँ कोई बिंदु बी है और यहाँ -2 माइक्रो कूलाम का आवेश है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर। 2 मीटर। तो यही सबसे पहले लिख दिया जाए, माना 3 माइक्रो कूलाम व -2 माइक्रो कूलाम के आवेश के बिंदु आवेश बिंदु ए व बी पर रखे हैं। तो -3 माइक्रो कूलाम का आवेश और -2 माइक्रो कूलाम का आवेश बिंदु ए व बी पर रखे हैं। और तब देखिए बच्चों, तब ए से बी की दूरी कितनी हो जाएगी? तब ए से बी की दूरी 2 मीटर मानी जाएगी। तो 2 मीटर होगा। अब ए से बी की दूरी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर मानी जाएगी। अब देखिए, इसमें कह रहे हैं कि दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर, तो इस आवेश से 1 मीटर दूर और उस आवेश से 1 मीटर दूर जब आएंगे तो इनका मध्य बिंदु हो जाएगा वो। तो लिखा जाए, माना इन आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर इनका मध्य बिंदु माना
इन आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर इनका मध्य बिंदु C है। देखिए इस आवेश से 1 मीटर इधर और इस आवेश से 1 मीटर इधर, या अर्थात यहाँ पर मध्य बिंदु C है और ये यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 1 मीटर और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 1 मीटर, 1 मीटर। तो यही लिख दिया है, माना इन आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर इनका मध्य बिंदु C है। अब इसी C पर हमें बिंदु C पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, हमें बिंदु C पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। C मध्य बिंदु है, दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर है, अर्थात मध्य बिंदु है। तो देखिए बच्चों, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे, फिर इस आवेश के कारण, ये जो आवेश है इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे, तो यहाँ 2 तीव्रताएं आ जाएंगी। देखिए मान लिया जाए इस आवेश के कारण जो तीव्रता है वो E1 है, इस आवेश के कारण जो तीव्रता है वो E2 है। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता आएगी उसकी दिशा इस साइड में होगी, इधर E1। क्यों? क्योंकि देखिए ये धनात्मक आवेश है और धनात्मक आवेश के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता आएगी उसकी दिशा धन आवेश से दूर जाती हुई रहती है। धनात्मक आवेश के कारण इस बिंदु पे जो तीव्रता आएगी E1, उसकी दिशा धन आवेश से दूर जाती हुई, यानी इस दिशा में दिखाई। और ये देखिए ऋणात्मक आवेश है, इस ऋणात्मक आवेश के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता आएगी उसकी दिशा इसी आवेश की ओर होगी, क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश है ना, इसके कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता आएगी E2, उसकी दिशा इसी आवेश की ओर होगी, मतलब E2 की दिशा इधर ही होगी, E2। तो देखिए इसके कारण तीव्रता E1 है, इसकी दिशा इसके कारण बिंदु C पे जो तीव्रता आई उसकी दिशा इधर है, और इसके कारण तीव्रता E2 है, और इसके कारण इस बिंदु पे जो तीव्रता E2 आई उसकी भी दिशा इसी साइड में है, यानी दोनों एक ही दिशा में है। तो क्या कीजिए कि इसी E1 और E2 का मान ज्ञात कीजिए पहले। तो बिंदु C पर 2 तीव्रताएं E1 और E2 है, दोनों का मान निकाला जाए। यहाँ लिखा जाए, माना 3 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु C पर तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या केवल तीव्रता E1 है, इसलिए E1 बराबर, इसलिए E1 निकालिए। तो E1 कैसे आएगा, देखिए बच्चों, देखिए आवेश यहाँ है, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर, अर्थात यहाँ निकाल रहे हैं, तो जहाँ आवेश है वहाँ से कुछ दूरी पे तीव्रता निकाल रहे हैं, तो देखिए इसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। देखिए जहाँ आवेश है वहाँ से कुछ दूरी पे तीव्रता निकाल रहे हैं, तो ऐसे देखिए यहाँ आवेश है 3 माइक्रोकूलाम का, यहाँ से 1 मीटर की दूरी अर्थात यहाँ निकाल रहे हैं, उसी सूत्र का प्रयोग कीजिए। तो E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में R²। इसी में मान रखिए, मान रखिए तो E1 बराबर होगा, इसका मान देखिए क्या होता है, 9 × 10⁹9। Q का मान ये है, क्योंकि इस आवेश के कारण निकाल रहे हैं ना, तो Q के जगह इसी का मान रखना होगा, ये वाला आवेश। तो देखिए 3 माइक्रोकूलाम है, ये माइक्रो हटा के रखिए, तो 3 और 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻⁶, यानी ये माइक्रो हटाएंगे तो इसमें 10⁻⁻⁶ का गुणा
और देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 1, तो r के जगह पर 1 लिखिए, 1 का स्क्वायर होगा। ये E1 बराबर हो जाएगा, देखिए 9 त्रिक 27 और गुणित 9 में 6 घटाइए तो 10 की घात 3 और नीचे 1 का स्क्वायर करेंगे, नीचे 1 आएगा, 1 हटा दीजिए तो इतना न्यूटन प्रति कूलाम हो। देख लीजिए 9 में 3 का गुणा 27, 10 की घात 9, 10 की घात -6 दोनों घटेंगे 3 और बटे के नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, नीचे 1 हम नहीं लिखे हैं। इतना न्यूटन प्रति कूलाम होगा E1 का मान। और इसकी दिशा देखिए किधर होगी, किधर है, A से C की ओर, A से C की ओर, A से C की ओर, A से C की ओर। चलिए बच्चों इसे हम मिट दे रहे हैं। अब इसी तरह से ये जो -2 माइक्रोकूलाम का आवेश है इस साइड में देखिए, इसके कारण बिंदु C पर तीव्रता निकाला जाए। यहाँ लिखा जाए माना -2 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु C पर तीव्रता E2 है। E2 देखिए माने है E2 का मान निकालिए, इसलिए E2 बराबर, फिर वही सूत्र देखिए, जहां आवेश है वहां से कुछ दूरी पे तीव्रता निकाल रहे हैं, तो यही सूत्र लगाइए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में r², इसमें मान रखिए, मान रखने पर E2 बराबर होगा, इसका मान रखिए 9 गुणित 10 की घात 9। क्यू का मान देखिए यही रखना है, लेकिन चिन्ह सहित मान नहीं रखना है, क्यू के जगह यही आवेश का मान रखना है, लेकिन चिन्ह सहित नहीं रखना है। तो आवेश देखिए कितना है, 2, ये माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घात -6 का गुणा भी होगा और बटे में देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, 1 मीटर। r की जगह क्या लिखिए, 1 का स्क्वायर। T2 बराबर गुणा कर दीजिए, 9 दूना 18 गुणित 10 की घात 9 में 6 घटाइए 3 बटे के नीचे 1 आएगा, 1 नीचे नहीं लिखा जाता, तो न्यूटन प्रति कूलाम। इसकी दिशा देखिए, E2 की दिशा देखिए किधर है, E2 की दिशा C से B की ओर, C से B की ओर, C से B की ओर। तो देखिए बच्चों बिंदु C पर 2 तीव्रताएं मिली है, E1 और E2। बिंदु C पर 2 तीव्रताएं मिली है, E1 और E2। अब E1 और E2 जो तीव्रताएं बिंदु C पर मिली हैं, इनकी दिशा देखिए, तो E1 E2 की दिशा एक ही तरफ है। यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि E1 व E2 की दिशा एक ही है, मतलब एक ही ओर है, क्योंकि E1 व E2 की दिशा एक ही है, इसलिए बिंदु C पर परिणामी तीव्रता मतलब टोटल तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आएगी बच्चों बताइए। देखिए बिंदु C पर 2 तीव्रताएं मिली है, E1 E2, दोनों की दिशा एक ही है, तो बिंदु C पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या करें, दोनों को जोड़ें कि घटाएं, जोड़ना होगा। जोड़िए E1 प्लस E2, तो E बराबर E1 का मान देखिए, E1 का मान कितना था, 27 गुणित 10 की घात 3, तो 27 गुणित 10 की घात 3 और प्लस E2 का मान देखिए
18 गुणित 10 की घात 3, तो ई बराबर आएगा 27 और 18 जोड़ लीजिए, 8 7 15, 2 1 3 1 4 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये मानक रूप में लिखना हो तो यहाँ दशमलव लाइए, तो दशमलव अंत में मान के यहाँ लाइए, तो या इसे लिख सकते हैं ई बराबर 4.5 और गुणित 10 की घात 1 अंक इधर लाएंगे, 4 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु C पर। बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यही है। और इसकी दिशा भी पूछे हैं, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एवं दिशा, यानी ये जो तीव्रता आई है इसकी दिशा किधर होगी। इसकी दिशा देखिए कैसे बताएंगे, E1 और E2 में से जो छोटा होगा, E1 और E2 में से जो छोटा होगा, कौन छोटा है, E2। देखिए E1 और E2 को देखिए, E1 27 गुणित 10 की घात 3 है, E2 18 गुणित 10 की घात 3 है, तो छोटा E2 है। तो E2 की ही दिशा में परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा मानी जाएगी। E2 जिधर होगा, देखिए E2 की दिशा इधर है, इस -2 माइक्रोकूलम की ओर है ना, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी E2 की दिशा में ही मानी जाएगी। यहाँ लिख दीजिए E2 की दिशा किधर है, -2 माइक्रोकूलम की ओर, या देखिए यहाँ भी लिखे थे E2 की दिशा किधर है, C से B की ओर, तो यही लिख लीजिए C से B की ओर, C से B की ओर, या फिर ये भी लिख सकते थे -2 माइक्रोकूलम की ओर। इसकी दिशा किधर होगी, -2 माइक्रोकूलम की ओर, या लिख दीजिए C से B की ओर। ये इसकी दिशा हो गई बच्चों, तो बस यही इसका उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे आप लोग। चलिए इसे मीट दे रहे हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल लिखिए। लिखिए एक अल्फा कण एक अल्फा कण 15 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम, 15 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना करो। उस पर लगने वाले बल की गणना करो। तो देखिए बच्चों ये कैसे हल होगा। देखिए लिखा है कि एक अल्फा कण है,
एक अल्फा कण है जो 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के लिख लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो अल्फा कण कहाँ स्थित है? 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। बच्चों यहाँ जो अल्फा कण दिया गया है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि कितना आवेश होता है, बताइए आप लोग, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? बच्चों अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसलिए अल्फा कण पर आवेश बराबर आवेश Q बराबर 2 × 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश या 2 इलेक्ट्रॉनों का आवेश, 2 इलेक्ट्रॉनों का आवेश, ऐसा लिख दीजिए। 2 × 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहाँ 2 का गुणा 1 में कर दें तो 2 × 1 = 2 इलेक्ट्रॉनों का आवेश, वही चीज हुआ। तो 2 × 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। गुणा कर दीजिए, 16 दूना 32, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। यानी अल्फा कण पर इतना आवेश होता है। अब ये देखिए विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, विद्युत क्षेत्र का मान भी दिया गया है। यहाँ लिख दीजिए, दिया है विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान दिया गया है। E बराबर 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। लगने वाले बल की गणना करना है, बल F बराबर, तो हम जानते हैं, सूत्र बताइए कौन सा लगा दें। ऐसा सूत्र लिखिए जिसमें F हो, E हो, Q हो। ऐसा सूत्र है ना, E बराबर F/Q। देखिए इससे आ जाएगा। इसमें से किसका मान निकालना है? F का। इसे F बराबर बना सकते हैं, F बराबर Q × E, Q × E। इसी में मान रखिए, मान रखने पर तो F बराबर होगा Q का मान 3.2 × 10⁻⁻19, E का मान 15 × 10⁴ तो F बराबर 15 का गुणा कीजिए, 15 दूना 30 और 15 तियां 45, 15 दूना 30 और 3 हासिल, 15 तियां 45, 3 48 और 0.0 × 10⁻⁻19 में 4 घटाइए 15। हाँ, तो यहाँ दशमलव को यहाँ से यहाँ लाइए तो यह बराबर होगा 4.8 × 10⁻⁻14 न्यूटन। बच्चों ये आपका उत्तर हो जाएगा। उस पर लगने वाले बल की गणना करना था तो बल का मान आया 4.8 × 10⁻⁻14 न्यूटन। दशमलव को हम यहाँ से यहाँ लाए हैं तो 1 घात इसका कम हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे भी। तो चलिए बच्चों अगला सवाल लिखिए। देखिए बच्चों
इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं कि दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, दो आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन खींची जाती है उस लाइन के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होती है। तो जैसे मान लिया जाए एक प्लस क्यू आवेश है, देखिए एक आवेश ये है और एक आवेश प्लस 4Q है, ये भी आवेश है। और देखिए दोनों हम धनात्मक आवेश लिए हैं, दोनों कैसे आवेश हैं, धनात्मक है। और मान लिया जाए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन ये है, इसी लाइन को हम इस साइड में भी बढ़ा दे रहे हैं, ऐसी लाइन को इधर भी बढ़ा दे रहे हैं। तो ये जो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो लाइन खींची गई है, इस लाइन पर कहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी कि यहाँ पर तीव्रता शून्य होगी कि यहाँ पर तीव्रता शून्य होगी। मतलब इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं तीव्रता शून्य होगी कि दोनों आवेशों से बाहर की ओर यानी P और R पर तीव्रता शून्य होगी। ये कैसे पता करेंगे? तो देखिए इसे पता करने के लिए मान लिया जाए कि इस आवेश के कारण तीव्रता E1 है और इस आवेश के कारण जो तीव्रता आएगी उसे E2 मान लिया जाए। तो चलिए पता किया जाए कि यहाँ पहले यही पता किया जाए कि यहाँ तीव्रता शून्य हो सकती है कि नहीं। तो देखिए ये धनात्मक आवेश है, इस आवेश के कारण अगर इस बिंदु पर हम तीव्रता निकालें तो उसकी दिशा किधर होनी चाहिए बताइए। देखिए आपको ये बताया गया है कि जैसे धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश के कारण जो तीव्रता आती है उसकी दिशा धन आवेश से दूर जाती हुई रहती है। धन आवेश है तो तीव्रता की दिशा धन आवेश से दूर, और ऋण आवेश है तो तीव्रता की दिशा उसी की ओर मानी जाती है। तो बताइए यहाँ क्या होगा। इस आवेश के कारण यहाँ जो तीव्रता आएगी उसकी दिशा आवेश से दूर जाती हुई यानी इधर, तो इसके कारण तीव्रता इधर E1 की दिशा इधर होगी। इसके कारण तीव्रता E1 है तो उसकी दिशा इधर होगी। इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता आएगी E2 उसकी दिशा किधर होगी। तो चूंकि ये भी धनात्मक है इसके कारण जो यहाँ तीव्रता E2 आएगी उसकी दिशा इस आवेश से दूर जाती हुई यानी इधर होगी, इधर E2। तो देखिए यहाँ एक बिंदु पर दो तीव्रता E1 E2 आई है और दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। अब विपरीत है तो टोटल तीव्रता निकालने के लिए दोनों को क्या करना होगा, घटाना होगा। दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। और घटाने से तीव्रता शून्य आने की संभावना रहती है, घटाने से तीव्रता शून्य आने की संभावना रहती है। क्योंकि अगर E1 और E2 दोनों का मान लीजिए बराबर है, जैसे इसका मान 5 है इसका भी मान 5 है, तो 5 में 5 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो दोनों आवेशों के बीच में, ठीक बीच में हम नहीं कह रहे, दोनों आवेशों के बीच में तीव्रता शून्य आने की संभावना है, यानी यहाँ तीव्रता शून्य आने की संभावना है। चलिए बाहर देखा जाए, P पे देखा जाए। P पे देखिए बिंदु P पर इस आवेश के कारण तीव्रता की दिशा किधर होगी, E1 की दिशा। इस आवेश के कारण इस बिंदु पे तीव्रता E1 होगी और उसकी दिशा देखिए धन आवेश से दूर जाती है यानी इधर E1। और इस धनात्मक आवेश के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता है कि उसकी दिशा भी इधर ही होगी, E2। तो देखिए इस बिंदु पर इन दोनों आवेशों के कारण जो तीव्रता E1 और E2 आई है
उसकी दिशा एक ही तरफ है। इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता, टोटल तीव्रता निकालेंगे तो दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। यानी कि यहाँ जीरो आने की संभावना नहीं है, क्योंकि दो तीव्रताएं जुड़ेंगी तो जीरो नहीं आ सकता, यानी यहाँ जीरो आने की संभावना नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर इस आवेश के कारण यहाँ जो तीव्रता आएगी उसकी दिशा इधर होगी, और इस आवेश के कारण जो इस बिंदु पे तीव्रता आएगी उसकी दिशा भी इधर ही होगी। तो देखिए दोनों तीव्रताओं की दिशा एक ही है, परिणामी तीव्रता के लिए फिर जोड़ना होगा, और जोड़ने से तीव्रता जीरो नहीं आ सकती, यानी यहाँ भी जीरो आने की संभावना नहीं। तो कुल मिलाकर बच्चों देखिए, अगर दोनों आवेश धनात्मक है, दोनों आवेश कैसे हैं, धनात्मक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने की संभावना कहाँ रहती है, दोनों आवेशों के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने की संभावना रहती है। तो यहाँ हम इसके बारे में लिख दे रहे हैं, यदि दोनों आवेश समान प्रकार के हैं, समान प्रकार के हैं, समान प्रकार के हैं का मतलब दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, अर्थात दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, ऋणात्मक हैं, तब दोनों आवेशों के बीच में तीव्रता शून्य होने की संभावना है, होने की संभावना है। अच्छा चलिए, अगर दोनों धनात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक हैं, तो दोनों के बीच में तीव्रता शून्य होने की संभावना है। तो बीच में कहाँ रखा, किस जगह पर, तो देखिए इधर दोनों आवेशों के बीच में तीव्रता शून्य तो होगी, लेकिन इस आवेश की ओर कि इस आवेश की ओर तीव्रता शून्य होगी। बीच में हम ये तो कह नहीं रहे हैं कि दोनों के ठीक बीच में तीव्रता शून्य होगी, हम तो बस कह रहे हैं कि बस दोनों आवेश अगर समान प्रकार के हैं तो बीच ही में कहीं तीव्रता शून्य होगी। तो बीच में एकदम ठीक बीच में होगा, इस आवेश की ओर, इस आवेश की ओर, कहाँ, तो बच्चों इन दोनों आवेशों में से जो आवेश छोटा होगा उसी की ओर, दोनों आवेशों में से जो आवेश छोटा होगा उसी की ओर तीव्रता शून्य होगी, न बीच में होगी न तो बड़े आवेश के ओर होगी, बल्कि छोटे आवेश की ओर तीव्रता शून्य होगी। यह तीव्रता छोटे आवेश की ओर, छोटे आवेश की ओर शून्य होगी। यह तीव्रता किधर शून्य होगी, छोटे आवेश की ओर शून्य होगी। इसे ध्यान में रखिएगा, सवाल लगाने में बहुत काम करेगा। चलिए अब एक धनात्मक आवेश लेते हैं, एक ऋणात्मक आवेश लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश लेते हैं। देखिए ये भी आवेश है और ये भी क्या है, आवेश है, लेकिन अंतर है कि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन ये है। अब देखिए, अब तीव्रता कहाँ शून्य होगी, यहाँ शून्य होगी, यहाँ शून्य होगी, यहाँ शून्य होगी।
तो चलिए इसके कारण आगे तीव्रता E1 मान लिया जाए, इसके कारण E2। तो पहले Q पर देखिए कि तीव्रता शून्य होगी। तो देखिए इस आवेश के कारण इस बिंदु पे जो तीव्रता आएगी उसकी दिशा इधर होगी E1। इस आवेश के कारण इस बिंदु पे जो तीव्रता आएगी उसकी भी दिशा इधर ही होगी E2, क्योंकि धन आवेश के कारण जो तीव्रता E1 है उसकी दिशा धन आवेश से दूर जाती हुई, और ऋण आवेश के कारण जो तीव्रता E2 है उसकी दिशा उसी ऋण आवेश की ओर होगी। यहाँ देखिए बिंदु Q पर तीव्रता दो तो आ रही है E1 E2, लेकिन दोनों की एक ही दिशा है, तो कुल तीव्रता निकालेंगे टोटल तीव्रता, तो दोनों को जोड़ना होगा, और जोड़ने से जीरो आने की संभावना नहीं रहती। तो यहाँ तीव्रता दोनों आवेशों के बीच में कहीं भी तीव्रता शून्य नहीं होगी। चलिए यहाँ देखिए इस आवेश के कारण इस बिंदु पे जो तीव्रता आएगी उसकी दिशा इधर होगी E1। इस आवेश के कारण इस बिंदु पे जो तीव्रता आएगी वो उसी की ओर होगी, क्योंकि वो ऋणात्मक आवेश है। इसके कारण इस बिंदु पे जो तीव्रता आएगी उसकी दिशा ऋण आवेश की ओर अर्थात इधर होगी E2 की दिशा। यहाँ देखिए इस बिंदु पे दो तीव्रताएं हैं, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए दोनों को घटाना होगा, और घटाने से जीरो आने की संभावना रहती है। तो यहाँ जीरो होने की संभावना है। यहाँ देखिए इस आवेश के कारण धन आवेश के कारण इस बिंदु पे तीव्रता जो आएगी उसकी दिशा इधर होगी। ऋण आवेश के कारण इस बिंदु पे जो तीव्रता आएगी वो ऋण आवेश की ओर ही होगी। तो यहाँ भी देखिए दोनों तीव्रताओं की दिशाएं विपरीत हैं, तो परिणामी तीव्रता E1 माइनस E2 घटाया जाएगा, और घटाने से जीरो आने की संभावना रहती है। तो देखिए बच्चों दो आवेशों में से अगर एक धनात्मक है एक ऋणात्मक आवेश है, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो होगी उस पर तीव्रता कहाँ शून्य होगी, दोनों आवेशों के बीच में कि बाहर की ओर। देखिए बाहर की ओर तीव्रता शून्य आने की संभावना बन रही है। इसका मतलब क्या है कि यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकार के हैं, यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकार के हैं अर्थात एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तब दोनों आवेशों के बाहर दोनों आवेशों से बाहर की ओर दोनों आवेशों के बाहर की ओर तीव्रता शून्य होगी। तीव्रता शून्य होने की संभावना है। तो दोनों आवेशों के बाहर की ओर तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने की संभावना है। अब ये तो पता चल गया कि बीच में तीव्रता शून्य नहीं होगी, बाहर की ओर कहीं होगी। तो बाहर की ओर मतलब उधर इधर उस साइड में इस साइड में तीव्रता शून्य होगी। तो बच्चों इन दोनों में से जो छोटा होगा उसी साइड में तीव्रता शून्य होगी। यह तीव्रता छोटे आवेश से बाहर, छोटा जो आवेश होगा उसी की ओर, छोटे आवेश की ओर से, ठीक है, से बाहर की ओर, यह तीव्रता छोटे आवेश से बाहर की ओर शून्य होगी। यानी कि इन दोनों आवेशों में से
जो आवेश छोटा होगा उसी से बाहर की ओर तीव्रता शून्य होगी। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, सवाल लगाने में बहुत काम आएगा ये सब। तो नोट कर लीजिए बच्चों, इसके बाद हम और सवाल बता रहे हैं इसी पर। हाँ तो चलिए बच्चों सवाल लिखिए। जो अभी बताए थे कि दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर किस जगह तीव्रता शून्य होगी, उसी पर एक सवाल लिखिए। देखिए 5 माइक्रोकूलाम तथा 15 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 2.5 मीटर की दूरी पर रखें। परस्पर 2.5 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों को जोड़ने वाली रेखा के दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो चलिए बच्चों इसे हल किया जाए। तो देखिए 5 माइक्रोकूलाम तथा 15 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 2.5 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो पहले क्या कीजिए कि इन दोनों आवेशों को 2.5 मीटर की दूरी पे रखकर चित्र बनाया जाए। तो जैसे मान लीजिए एक आवेश यहाँ है, यहाँ मान लीजिए बिंदु ए पे है 5 माइक्रोकूलाम का, और एक आवेश यहाँ पे है बिंदु बी पर और 15 माइक्रोकूलाम का, और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे है 2.5। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2.5 मीटर। तो कह रहे हैं दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली एक रेखा खींच दीजिए। मान लीजिए दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा। अब कह रहे हैं कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो देखिए दोनों आवेशों को जोड़ने वाली लाइन यही है। इसी रेखा पर पूछ रहे हैं कि किस जगह पर, किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो देखिए अभी कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि अगर दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, यानी दोनों धनात्मक हैं या फिर दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों जैसे यहाँ देखिए यहाँ दोनों धनात्मक हैं, ऋण नहीं लगा है इसका मतलब दोनों धनात्मक है, ऋण चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब दोनों धनात्मक आवेश है। तो दोनों धनात्मक आवेश हों या दोनों ऋणात्मक आवेश हों तो तीव्रता कहाँ शून्य होगी, दोनों आवेशों के बीच में। और ये भी बताए थे कि दोनों आवेशों में से जो छोटा आवेश है उसकी ओर तीव्रता शून्य होगी।
दो समान आवेश हैं, दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, तो दोनों आवेशों के बीच में तीव्रता शून्य होगी। और किसकी ओर शून्य होगी? दोनों आवेशों में से जो छोटा है। और अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एक धन है एक ऋण है, तो दोनों आवेशों के बीच में तीव्रता शून्य नहीं होगी। दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन जो है उसी पर शून्य होगी, लेकिन बाहर। इसके पहले जो हम नियम बताए थे उसे आप देख लीजिए। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ बताइए तीव्रता कहाँ शून्य होगी? दोनों धनात्मक है, मतलब समान प्रकार के आवेश हैं, तो तीव्रता बीच में कहीं शून्य होगी। लेकिन इसकी ओर तीव्रता शून्य होगी जो छोटा आवेश है, तो इसी की ओर तीव्रता शून्य होगी। तो मान लिया जाए कि यहाँ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? शून्य है। मान लिया जाए कि बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। और देखिए बच्चों, हम बिंदु C को ठीक बीच में नहीं बनाए हैं, न तो उस आवेश की ओर बनाए हैं, बल्कि जो छोटा आवेश है उसी की ओर दिखाए हैं। चलिए, अब यहाँ तीव्रता हम शून्य मान रहे हैं, तो ये जो बिंदु है जहाँ तीव्रता शून्य है, इस बिंदु की इस आवेश से दूरी पता होनी चाहिए। तो मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, x मीटर है, यानी कि 5 माइक्रोकूलाम का आवेश यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितनी है? x है, x मीटर है। तब बताइए इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी? तो इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी घटा दीजिए, यानी कि 2.5 माइनस x मीटर होगी। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी? 2.5 माइनस x। तो यहाँ हम इसके बारे में कुछ लिख दे रहे हैं हल में। माना 5 माइक्रोकूलाम व 15 माइक्रोकूलाम के आवेश बिंदु A व B पर रखे हैं। तब जब 5 माइक्रोकूलाम व 15 माइक्रोकूलाम का आवेश A और B पर रखे हैं, तब A से B की दूरी कितनी मानी जाएगी? 2.5 मीटर। तब AB बराबर होगा 2.5 मीटर होगा। तब AB की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2.5 मीटर होगी। अब मान लिया जाए, माना 5 माइक्रोकूलाम आवेश से x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु C है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? शून्य। माना 5 माइक्रोकूलाम आवेश से x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु C है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर शून्य है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर शून्य है। तो कहाँ शून्य है तीव्रता? 5 माइक्रोकूलाम आवेश से x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु C है, और वही बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना है? शून्य। तब देखिए बच्चों, A से C की दूरी हो जाएगी x मीटर,
तथा B से C की दूरी होगी 2.5 माइनस x मीटर, यानी कि इस आवेश से बिंदु C की दूरी x होगी और इस आवेश से बिंदु C की दूरी 2.5 माइनस x हो जाएगी मीटर में। अब क्या कीजिए कि इस आवेश के कारण बिंदु C पर तीव्रता निकालिए और इस आवेश के कारण बिंदु C पर तीव्रता निकालिए। तो दो तीव्रताएं हमें मिलेंगी बिंदु C पर। तो पहले इस आवेश के कारण इस बिंदु पे तीव्रता निकाला जाए, फिर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता निकाला जाए, यानी A पे रखे आवेश के कारण तीव्रता और B पे रखे आवेश के कारण तीव्रता। तो लिखा जाए अब 5 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही भर लिख दे रहे हैं, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरा लिखिए। तो मान लिया जाए कि बच्चों इस आवेश के कारण यानी 5 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु C पे जो तीव्रता है वो E1 है और इस आवेश के कारण जो तीव्रता है वो E2 है। तो देखिए जब प्लस 5 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु C पे तीव्रता निकालेंगे तो उस तीव्रता की दिशा किधर होगी, मतलब E1 की दिशा किधर होगी। तो देखिए ये धनात्मक आवेश है, तो इसके कारण यहाँ जो तीव्रता आएगी उसकी दिशा धन आवेश से दूर जाती हुई, यानी कि इस दिशा में होगी। तो चलिए E1 की दिशा इधर होगी, इधर। और इस आवेश के कारण इस बिंदु पे जो तीव्रता निकालेंगे उसे हम E2 मान रहे हैं और E2 की दिशा किधर होगी, तो चूंकि ये भी धनात्मक आवेश है इस बिंदु पे जो तीव्रता आएगी E2 उसकी दिशा इस साइड में होगी, तो इस साइड में दिखाइए धन आवेश से दूर जाती हुई। E2, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पे तीव्रता E1 है जिसकी दिशा इधर है और इस आवेश के कारण इस बिंदु पे तीव्रता E2 है जिसकी दिशा इस साइड में। यहाँ 5 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु C पर तीव्रता E1 निकाला जाए। E1 बराबर सूत्र क्या है बच्चों, सूत्र बताया गया था ना कि जहाँ आवेश रखा रहे वहाँ से कुछ दूरी पे तीव्रता निकालना हो, उसका सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर। इसी में मान रखिए, मान रखिए E1 बराबर इसका मान इसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए या मान रख दीजिए 9 गुणित 10 की घात 9 और Q का मान देखिए बच्चों ये रखना है, आवेश यही है, इसी आवेश के कारण तो निकाल रहे हैं। तो 5 माइक्रोकूलाम है तो माइक्रो हटा के यहाँ Q की जगह रखिए, तो 5 गुणित 10 की घात -6, माइक्रो हटाने पे 10 की घात -6 का गुणा होता है, तो Q की जगह है 5 गुणित 10 की घात -6 लिख दिए। और यार दूरी है तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, x है, तो x लिखिए और यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो चलिए बच्चों तीव्रता यही मान के चलिए कितना है, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसकी दिशा भी बता सकते हैं किधर है। देखिए E1 की दिशा A से C की ओर उधर है ना, दिशा बता सकते हैं A से C की ओर, A से C की ओर। अब इसे हम हल नहीं कर रहे हैं, हल करना चाहते कर सकते हैं। 9 में 5 का गुणा कर दीजिए, 9 × 5 = 45 हुआ, 10 की घात 9 और 10 की घात -6 को घटा देंगे तो आएगा 10 की घात -3। चलिए बाद में हल करेंगे। अब क्या कीजिए, अब उस आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता निकालिए। तो यहाँ लिखा जाए प्लस तो है ही 15 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण
बिंदु सी पर तीव्रता E2 बराबर निकालिए, E2 बराबर, तो सूत्र वही है बच्चों 1/4πε0 इंटू क्यू बट्टे में आर स्क्वायर। अब इसमें मान रखिए, इसमें मान रखेंगे, मान रखने पर मान रखिए T2 बराबर होगा 1/4πε0 का मान 9 गुणित 10⁹ गुणित क्यू के जगह ये वाला आवेश, इस आवेश को रखना है, तो 15 माइक्रो हटा के लिखिए, तो 15 गुणित 10⁻⁻6 और बटे में इस आवेश के कारण निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2.5 - x है, और देखिए दूरी के ऊपर स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर भी लगाइए। तो चलिए यही तीव्रता है, और इसकी दिशा देखिए बच्चों किधर है, E2 की दिशा देखिए, E2 की दिशा किधर है, B से C की ओर, इधर है, B से C की ओर, B से C की ओर। अब क्या कीजिए बच्चों, बिंदु C पर देखिए, बिंदु C पर दो तीव्रताएं आ गई है, E1 और E2, E1 और E2, और दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। यहाँ लिखें चूंकि E1 व E2 की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आएगी, देखिए बिंदु C पर दो तीव्रताएं हैं E1 और E2, और दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, तो बिंदु C पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए दोनों को घटाना होगा, दोनों को क्या करना है, घटाना है, तो घटाइए देखिए, तो घटाएंगे तो E बराबर क्या होगा, E1 - E2 होगा, E बराबर E1 - E2 होगा। अब देखिए बच्चों, ये जो जीरो लिखे हैं, ये E बराबर 0, ये परिणामी तीव्रता ही 0 है, इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता ही क्या है 0, तो हम यहाँ E की जगह क्या लिख सकते हैं 0, तो यहाँ E की जगह क्या लिखें 0, यहाँ लिख दे रहे हैं, इधर रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए बच्चों यहाँ लिखें, क्योंकि E बराबर क्या है 0 है, तो इसलिए यहाँ E के जगह पे 0 लिखिए, 0 बराबर E1 - E2। अब बच्चों E1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो -E1 होगा और बराबर -E2, और दोनों का माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा E1 बराबर E2। अब इसमें E1 E2 का मान रखिए, मान रखने पर E1 का मान बच्चों रखिए, E1 देखिए ये है, यही रखिए 9 गुणित 10⁹9 गुणित 5 गुणित 10⁻⁻6 बटे में x² बराबर E2 का मान देखिए ये है, ये रखिए 9 गुणित 10⁻9 गुणित
15 गुणित 10 की घात -6 और बटे में 2.5 माइनस x का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, ये और ये पूरा कटेगा, 10 की घात -6 से 10 की घात -6 कट जाएगा, और 5 से 15 भी कट सकता है। तो देखिए बचा 5 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 15 बटे 2.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 5 से इसे भी काट दीजिए, 5 तिहाई 15। बच्चों ये सब हम इधर का मिट दे रहे हैं। तो अब आगे देखिए 1/x² बराबर यहाँ बचा 3 बटे 2.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे हल करके यक्स का मान निकालना है। यक्स का मान आ जाएगा तो हम लोग बता सकते हैं कि इस आवेश से कितनी दूरी पर तीव्रता शून्य है और उस आवेश से कितनी दूरी पर तीव्रता शून्य है। तो चलिए इसे हल किया जाए। देखिए बच्चों, इसे हम ऐसे हल कर सकते हैं। देखिए 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर लिख दें, 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर। इसे बाहर निकालेंगे तो वापस यही मिलेगा। और यहाँ देखिए इसे हम √3 बटे में 2.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसे बाहर निकालेंगे तो वापस यही आएगा। अब यहाँ से इसका 2 घात कट जाएगा, तो यहाँ 1/x बराबर यहाँ √3 और बटे में 2.5 माइनस एक्स बचा। तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा इसका गुणा 1 के साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो √3x होगा, बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2.5 माइनस एक्स होगा। यक्स को इस साइड में पक्षांतर कीजिए, √3 प्लस यक्स बराबर 2.5। यक्स कामन ले लीजिए, √3 प्लस 1 बराबर 2.5। अब यक्स का मान निकालना है तो यक्स बराबर होगा 2.5 बटे √3 प्लस 1। तो यक्स बराबर 2.5 बटे में √3 का मान है 1.73 और प्लस 1 1.73 प्लस 1। तो यक्स बराबर होगा 2.5 बटे 2.73 हो जाएगा, होगा। अब क्या कीजिए बच्चों, 2.5 में 2.73 से भाग दीजिए। इसका चाहे तो दशमलव हटा सकते हैं, दशमलव हटाइए तो 25 और बटे में 273। दशमलव नीचे का दशमलव हटाए हैं तो दशमलव की इधर देखिए 2 अंक है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ाइए, और ऊपर का दशमलव हटाएं तो दशमलव की इधर 1 अंक है, इसलिए 1 जीरो नीचे, 1 जीरो कट जाएगा। एक्स बराबर 250 बटे 273। एक्स बराबर भाग दे दीजिए बच्चों, जो आएगा वही एक्स का मान होगा। तो बच्चों भाग देने पे 0.91 तक आएगा। 250 में 273 से भाग दे तो ये कम है, ये ज़्यादा है, दशमलव बार ले जाएं तो 0 आ जाएगा। 9 बार ले जाइए, 9 त्रिक 27 और 9 सत्ते 63, 64 65, 86, 9 दूना 18, 2 20 या 24, 9 दूना 18, 2 20 या 24। 10 में 7 घटाइए 3, 9 में 5 घटा 4, इतने ही आएगा। 9 त्रिक 27, 9 सत्ते 63,
64 65 और 9 दूना 18 2 20 4 24 10 में 7 घटा 3 9 में 5 घटा 4 7 3 10 5 4 9 1 10 सही है। अब 0 बढ़ाएं, देखिए 2 बार जा सकता है, 2 3 6 2 7 14 और 2 दूना 4 1 5 546 नहीं, एक ही बार जाएगा। तो बस बच्चों यही लिख दीजिए 0.091 मीटर। इसका मतलब क्या है? अब देखिए यक्स, देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी माने थे हम, इसका मतलब है कि 5 माइक्रो कूलाम आवेश से 0.91 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अतः, देखिए अतः 5 माइक्रो कूलाम आवेश से 0.91 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो इस आवेश से कितनी दूरी पर? 0.91 मीटर की दूरी पर। तो उस आवेश से कितनी दूरी पे तीव्रता 0 होगी? तो क्या कीजिए कि x का मान यहाँ रखिए 2.5 माइनस x का मान 0.91 घटाइए, देखिए तो 2.50 में 0.91 घटाइए तो 10 में से घटा 9, यहाँ 4 बचा, 14 में से 9 घटा 5.0 कितना? 0.59 मीटर। दोनों को जोड़ दीजिए 0.91 और 0.59, 9 1 10 9 1 10 9 5 14 9 1 10 नहीं, गलत है क्या? 10 में से घटा 9, 4 बचा, 14 में से 9 घटा 5, यहाँ 1 बचेगा 1, तो 1.59 और 0.91 जोड़िए 9 1 10 9 5 14 1 15 1 1 2 सही है। तो कितना आएगा बच्चों? 1.59। तो अगर इस आवेश से दूरी बताना हो, इस आवेश से 0.91 मीटर की दूरी पर तीव्रता 0 होगी और इस आवेश से जो बी पे रखा है उस आवेश से 1.59 मीटर की दूरी पर तीव्रता 0 होगी। तो बच्चों इस तरह के सवाल जो हैं इसी तरह से लगाए जाते हैं। इसके पहले जो इसके बारे में नियम हम बताए थे, कहाँ तीव्रता 0 होगी, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा तो हल कर सकते हैं। तो बस बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। अब अगले वीडियो में आपको द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित सवाल बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।